Hello students, welcome to online classes of नीरज बाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 11th का आज का टॉपिक है डिराइविंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। इस क्लास से पहले वाली क्लासेस में हमने समझा था कि ये डायमेंशन क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि ये डायमेंशन क्यों होते हैं, मतलब हम डायमेंशन से क्या हेल्प ले सकते हैं, क्या उससे मदद मिलती है डायमेंशंस जानने पर। उसी चीज की आखिरी टॉपिक है कि क्या मतलब है डायमेंशन का, क्या यूज है, उसका आखिरी टॉपिक है डिराइविंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन, यानी फॉर्मूला बोलूंगा मैं, फॉर्मूला कैसे बनेगा डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से, आज वो समझेंगे। और साथ में ये समझेंगे कि कौन से फॉर्मूले डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से हम डिराइव नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, वो भी समझेंगे, उसके लिमिटेशंस वो भी समझेंगे। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलिए लेते हैं एक एग्जांपल। क्वेश्चन 1 बोलता है कि फोर्स ऑन अ पार्टिकल F है, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ पार्टिकल जो कि m है, एंड इट्स एक्सेलरेशन जो कि a है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल मतलब कोई ऑब्जेक्ट समझ लो, कुछ भी, F फोर्स बोले हमने उसको, और वो डिपेंड करता है मास के ऊपर, m है मास मान लो, और उसका एक्सेलरेशन जो पैदा हो रहा है उसके ऊपर। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि नाउ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, मतलब एक एक्सप्रेशन बनाओ, एक फॉर्मूला बनाओ बोल रहा है। तो बहुत आसान है, बोलोगे आप तो सोचोगे F इक्वल टू एम ए, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। और मान लो नहीं पढ़े रहते तो, मान लो मैं इसी की जगह एक एग्जांपल दूं, अगला क्वेश्चन दूंगा, इसी के बाद वाला क्वेश्चन अगर आपको नहीं मालूम होगा, कुछ लोगों को पता हो सकता है, मगर अगर नहीं पता होता तो कैसे बनाएंगे वो फॉर्मूला, क्योंकि वो तो F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम अपॉन ए भी हो सकता था, F इक्वल टू एम अंडर रूट एम इंटू ए स्क्वायर, कुछ भी हो सकता था। F इक्वल टू एम ए ही कैसे होगा, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मूला आप लोग को इसमें देखोगे F इक्वल टू एम इंटू ए आने वाला है, यही हमारा आंसर होगा। हम तो अभी से जानते हैं, मगर ये नहीं मालूम होता तो कैसे निकालते ये। तो देखो इसके हेल्प से निकाल सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को समझते हैं। देखिए फोर्स ऑफ पार्टिकल F डिपेंड करता है m पे, क्या मैं लिख सकता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x। कुछ लोग सोचेंगे सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही क्यों लिए, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो चलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का भी तो साइन यही होता है ना। और मैंने m टू द पावर x लिया है, मास है m टू द पावर x, ये मैं नहीं जानता x क्या है, ये मैं नहीं जानता, अभी x की वैल्यू भी पता करूंगा मैं बाद में, अभी मैं नहीं जानता। तो डायरेक्टली डिपेंड्स बोला है ना, डिपेंड करता है मतलब उस पे निर्भर करता है, F निर्भर करता है m पे, कितने पे, एम स्क्वायर अंडर रूट एम, ये सब मैं नहीं जानता अभी, तो ये m पे, इसलिए m टू द पावर x ले लिया मैंने। और बोल रहा है a पे भी डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे भी, तो मैं बोल देता हूँ F इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर y। इसके बारे में भी नहीं जानता मैं अभी, बस डिपेंड करता है बोला, इसलिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर y, डिपेंड कर रहा है इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का साइन इसीलिए लगाया, a टू द पावर y। x और y अभी हमारे वेरिएबल, हम नहीं जानते अभी, x और y हमारे वेरिएबल हैं। आगे बढ़ते हैं।
इन दोनों को मिलाकर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। लिख सकता हूं ऐसा, लिख सकता हूं, है ना। दोनों को जोड़ दिए, बन गई। हाँ, अभी x और y हमारे वेरिएबल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए मैं कांस्टेंट लगाऊंगा। हाँ, तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, f इज इक्वल टू k इंटू m टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। k हमारा, k क्या है, k इज डायमेंशनलेस proportionality constant। k हमारा डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। मतलब ये k जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और साथ में इसका खुद का कोई डायमेंशन नहीं है, इसकी बस वैल्यू होगी, इसकी बस एक वैल्यू होगी बस। ठीक, तो इसमें से अब हम लोग चालू कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। कैसे, देखो ये जो अभी मैंने एक्सप्रेशन लाया है, इसमें f है लेफ्ट हैंड साइड में और k इंटू एम टू द पावर x इंटू ए टू द पावर y राइट हैंड साइड में है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां से यूं चालू करता हूं। यहां पे मैं इसके बाद का काम यहां कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। ये बात तो हम लोग याद रखें, पहले से वाली बात है ना। डायमेंशन ऑफ LHS क्या है, फोर्स का डायमेंशन याद करो, बोला था याद रखना, है ना, याद रखना है। वो है M1 L1 T टू दी पावर -2, M1 L1 T टू दी पावर -2, यानी M टू दी पावर 1 L टू दी पावर 1 और T टू दी पावर -2, ये हुआ। अब डायमेंशन ऑफ RHS देखते हैं, मतलब राइट हैंड साइड में K का कोई डायमेंशन है क्या, नहीं है। M का डायमेंशन, मास का डायमेंशन होता है, हाँ होता है, M टू दी पावर 1 होता है, मगर वो M के पावर में x भी है, इसलिए ब्रैकेट लगा के ऊपर में x भी लगाया मैंने, इनटू। अब एक्सेलरेशन की बारी, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, ये भी याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखना डायमेंशन को ना, थोड़ा सा छोटे छोटे डायमेंशंस को तो याद रखो, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, है ना, ये सब चीज याद रखना है। तो उसका होता है L टू दी पावर 1 एंड T टू दी पावर -2 एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है। मैंने कुछ कुछ लिखाया था, याद रखना, है ना, थोड़े से पेज पलट के देखना। L टू दी पावर 1 T टू दी पावर -2 एक्सेलरेशन को, मगर उसके पावर में y भी है, ये हो गया, y लगा दिया मैं। चलो अब कंपेयर करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, ये बन जाएगा m टू दी पावर x इंटू L टू दी पावर, देखो इसका ब्रैकेट खोल रहा हूं, ब्रैकेट खोलूंगा y इंटू 1 y, L टू दी पावर y, और यहां पे t टू दी पावर -2 इंटू y, यानी कि t टू दी पावर -2y। ठीक, t टू दी पावर -2y। चलो ये हुआ m1 L1 और t टू दी पावर -2 के बराबर। ठीक, अब हम लोग बेस को कंपेयर करेंगे। अब हम लोग देखेंगे m m दोनों को कंपेयर करो, L L दोनों को कंपेयर करो, T T दोनों को कंपेयर करो, ऐसे एक एक करके कंपेयर करते जाएंगे और x y की वैल्यू निकालेंगे। निकल जाएगी, निकल जाएगी जी, देखते हैं कैसे। यहां बनाता हूं, देखो m को देखो, m को देखो, तो m टू दी पावर 1 इज इक्वल टू m टू दी पावर x, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 1, मिल गया x की वैल्यू। अब y को देखते हैं, l को देखते हैं, l टू दी पावर 1 और l टू दी पावर y, यानी कि l टू दी पावर 1 इज इक्वल टू l टू दी पावर y, यानी कि y की वैल्यू क्या हुई भाई, y इज इक्वल टू 1, ये दोनों मिल गए।
सर टी को भी कंपेयर करो, चलो टी को कंपेयर करके देख लो, y इज इक्वल टू 1 ही आएगा। देखो टी टू द पावर माइनस टू, टी टू द पावर माइनस टू बाय 2 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू वाई, माइनस टू कैंसल, y इज इक्वल टू 1 बचा। मगर y की वैल्यू मिल रही है, क्या करने की जरूरत है। इसका मतलब इस फॉर्मूले में ये रहा हमारा इक्वेशन 1 डाल के रख लिया रहता हूं। चलो इस इक्वेशन 1 में मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू को रख देता हूं। चलो रख देते हैं, तो f इज इक्वल टू k इंटू m टू दी पावर 1 और a टू दी पावर 1 मिला। यानी कि क्या मिला, ये 1 1 है, नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, 1 1 है तो नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा, है ना, टू दी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो f इज इक्वल टू k इंटू एम इंटू ए, f इज इक्वल टू k इंटू एम इंटू ए, ये हमारा आंसर आ गया। क्या पूछा था, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, ये बन गया। आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो है f इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये f इज इक्वल टू k इंटू एम इंटू ए कैसे हो गया। हाँ, ये जो k जो है ना, इसकी वैल्यू 1 होती है। कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। हम लोग जो लैब में करते हैं ना, बार 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 बार, तो वैसे किए होंगे, फोर्स लगाए, मास इतना था, एक्सेलरेशन इतना था, दोनों बैलेंस्ड था, फोर्स के बराबर आ रहा था। क्यों, क्योंकि k की वैल्यू 1 आती थी। k की वैल्यू बार बार 1 आई, मतलब आप समझ लो कि हर बार 1 ही आनी है। इसलिए यहां पे लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटली k इज इक्वल टू 1। इसीलिए क्या बन गया, f इज इक्वल टू m इंटू ए, ये हमारा एक्सप्रेशन है। मगर हमारा आंसर यहीं आ गया, हमारा आंसर यहीं आ गया। तो के बारे में मत सोचो, है ना, हमारा आंसर यहीं पे आ गया था। यही है हेल्प। तो अब देखो हम लोग किए क्या, हम लोगों को बताया था रिलेशन। कैसा रिलेशन बताया था कि फोर्स लगता है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर और उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन हो रही है उसके ऊपर। ये ऑब्जर्व किया जाता है। हम मान लो आप हो वो बहुत एक अच्छे से साइंटिस्ट, वो क्या करोगे, एक चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो और ऑब्जर्व करके देख रहे हो कि फोर्स लग रहा है वो डिपेंड करता है मास पे और एक्सेलरेशन पे। बस इतना आपको ऑब्जर्व करना है कि मास पे और एक्सेलरेशन पे। मान लो चलो मास, एक्सेलरेशन और टाइम भी, मास, एक्सेलरेशन और आप एक और क्वांटिटी ले लेते, मान लो करंट भी ले लेते, है ना। तो आप क्या करते यहाँ पे, उस चीज को कंपेयर करते कि फोर्स का तो डायमेंशन इतना होता है, मास का इतना, ये सब चीज को कंपेयर करते तो पता चलता कि वो जो करंट वाला जो हिस्सा था उसका जो डायमेंशन था वो 0 आ जाता, मतलब वो हट जाता, अपने आप हट जाता। तो आप समझ जाते कि मास और एक्सेलरेशन बस काम का है, करंट जो मैंने ऑब्जर्व किया था वो कोई काम का नहीं है। मतलब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। फॉर्मूला डिराइव करते हैं किसके हेल्प से, डायमेंशनल एनालिसिस के। ये डायमेंशनल एनालिसिस का एक काम ये भी है, मगर हर फॉर्मूला हम यहाँ डिराइव नहीं कर सकते। मैं फिर से बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग फॉर्मूला इससे डिराइव नहीं कर पाते। कभी कभी कौन सा केस है वो भी बताऊंगा आपको। मगर चलो एक ये तो हो गया, ये तो फॉर्मूला आप जानते थे। एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसका आप फॉर्मूला शायद ना जाने, ऐसा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं उसको। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम याद है, नहीं याद है तो देख लो। एक बॉब मतलब एक ऑब्जेक्ट जो हम एक थ्रेड से लटका कर रखें, ठीक, वो बॉब है, उसको कहते हैं हम लोग बॉब, ठीक है। एक थोड़ा सा भार रहता है उसका कुछ, उसको हमने यूं लटका सस्पेंड करके रखा है। हाँ, इसको हम लोग पेंडुलम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको इधर मूव करेंगे और छोड़ेंगे ऐसा, तो ये क्या करेगा, इधर जाएगा, ठीक, जितना इधर गया था उतना ही उधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, वापस आएगा, ऐसा करते रहेगा। ये सिंपल पेंडुलम, इसको पेंडुलम बोलते थे, ठीक है।
और टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड मतलब ये यहां से गया वापस आया, है ना, तो ये जो समय लगा उसके बारे में बात हो रहा है, तो टी से डिनोट करते हैं और वो डिपेंड करता है, बोलता है लेंथ ऑफ पेंडुलम, यानी लंबाई, इसकी लंबाई उस पे डिपेंड करता है बोलता है, और बोलता है मास ऑफ बॉब, इसका भार, इसका भार, ये बॉल जो बॉब है उसका भार है ना, मास उसका, और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कितना एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पे डिपेंड करता है, तीन चीज पे डिपेंड करता है बोलता है। तो हमको फॉर्मूला निकालना है टी का, टी मतलब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टी का। जिनको मालूम है वो तो दन से बता देंगे कि ये होता है फॉर्मूला, और नहीं मालूम तो फिर ये आज जो डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं वो बड़ा हेल्प कर रहा है, एक फॉर्मूला बना के बता रहा है आपको। ठीक, तो चलो ट्राई करते हैं। बहुत आसान, क्या बोलेंगे, जो टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोल रहा है एल के, एल टू दी पावर एक्स के बोल दिया मैंने, है ना, मैं नहीं जानता, करेक्टली नहीं जानता क्या, तो मैंने टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक, दूसरी चीज बोल रहे हैं यही टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल बोल दो डायरेक्ट, ये एम टू दी पावर वाई बोल देता हूं, मास बोला ना, एम टू दी पावर वाई, और t इज प्रोपोर्शनल टू a टू दी पावर, सॉरी g टू दी पावर z। ये देखो g टू दी पावर z लगा दिया मैंने, x y z मेरा वेरिएबल है, मैं नहीं जानता कुछ उसके बारे में ज्यादा, तो इसलिए t पहला दूसरा तीसरा सबको जोड़ दूं तो ये बन जाएगा t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l टू दी पावर x इंटू m टू दी पावर y इंटू g टू दी पावर z। क्या सही है ये? ठीक है, सही है, सारी चीज को एक साथ लिख दिया। अब मुझे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाना, इक्वल टू हटाऊंगा, कांस्टेंट आएगा, तो ये मिल जाएगा t इज इक्वल टू k इंटू एल टू दी पावर x इंटू एम टू दी पावर y इंटू g टू दी पावर z। मिल गया? मिला? समझ में आया यहां तक? ये के क्या है, यहां के हमारा डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक, हम इसके बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, चलो क्या करते हैं, अब हम लोग वही काम, क्या वही काम, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, है ना, डायमेंशन को शॉर्ट में DIM लिख दिया मैंने। ठीक, LHS की बात करते हैं। LHS हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, टाइम पीरियड, ये क्या है, टाइम ही तो है, टाइम ही है, तो टाइम का क्या होगा, ये हमारा डायमेंशन L टू दी सॉरी T टू दी पावर 1। अब बोलोगे सर ये भी T और ये भी T, तो ये T जो टाइम पीरियड को शो कर रहा है, यहाँ पे हमारा कैपिटल T टाइम को शो कर रहा है, हमारा डायमेंशन को शो कर रहा है, इज इक्वल टू, अब डायमेंशन RHS कर लेते हैं, K हमारा डायमेंशन लेस छोड़ दो, L हमारा लंबाई है ना, लेंथ ऑफ पेंडुलम, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम का क्या होगा, L टू दी पावर 1, L ही तो है, लेंथ है, और टू दी पावर x भी है, तो टू दी पावर x लगा दिए यहाँ पे हमने। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मास, मास ऑफ बॉब, यानी कि उसका डायमेंशन क्या होगा, m टू दी पावर 1 टू दी पावर y है उसके भी, तो y, और आखिरी में है ग्रेविटेशनल सॉरी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक प्रकार का एक्सलरेशन ही तो है, एक्सलरेशन है, तो एक्सलरेशन का क्या था, L टू दी पावर 1 T टू दी पावर -2। याद नहीं है तो थोड़ा सा भी पलट के देख सकते हो, मगर थोड़ा बहुत उसको याद रखना, L टू दी पावर 1 T टू दी पावर -2 टू दी पावर Z होल टू दी पावर Z, तो इसके ऊपर में भी Z लग गया। मैथ्स वाले सोच रहे होगे ये तो बन रहा है, बायो वाले सोच रहे होगे सर मैथ्स में मैथ्स चल रहा है, थोड़ा सा उसको समझो
कि ये जो 10वीं तक पढ़े हो मैथ्स वही तो है सब, उसको भूलना नहीं है, बायो ले ली तो, है ना, देखना। तो चलो t⁻1 ऐसा ही है। अब इधर को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, वही काम करते हैं। तो मिलेगा t⁻1 इज इक्वल टू l⁻1 इंटू एक्स, l⁻x। देखो ये जो ब्रैकेट के ऊपर में पावर जो रहते हैं ना वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं भाई, तो 1 इंटू एक्स, एक्स बन गया। अब यहाँ पे 1 इंटू वाई, तो ये बन जाएगा m⁻y। ठीक, अब देखो यहाँ पे l और t फिर से आया, तो यहाँ पे बन जाएगा l⁻, ये z इंटू 1, l⁻z, और बचा t⁻−2 इंटू z, यानी कि t⁻−2z। मल्टीप्लाई करते गए, पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया है ना, वो पावर के ऊपर का पावर है तो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, अब देखते हैं। अब देखिए इसमें से l यहाँ पे है, यहाँ भी एक बार l है ना, तो दोनों का जुड़ जाएगा, पावर जुड़ जाता है ना, याद है, ये देखो x⁻a इंटू x⁻b इज इक्वल टू x⁻a प्लस b होता था, है ना, होता था। तो वैसे ही कुछ होगा, यहाँ पे क्या है, पावर बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं। तो चलो t⁻1 इज इक्वल टू, अब देखो m को ले लेते हैं सबसे, m⁻y इंटू l⁻x प्लस z, ठीक लिख रहा हूं, इंटू t⁻−2z, ये हो गया mlt। अच्छा एक चीज यहाँ पे मुझे करना था, क्या ये t⁻1 को मैं m⁻0 l⁻0 और t⁻1 लिख सकता हूं क्या, आप लोग बताओ, सोचो, लिख सकता हूं क्या? m⁻0 मतलब 1 बन जाएगा, l⁻0 मतलब गायब हो जाएगा, 1 बन के गायब हो जाएगा, है ना, मतलब किसी की भी पावर 0 मतलब उसकी पूरी की वैल्यू 1 होती है, 1 हो गई, मतलब बस बचेगा क्या, t⁻1 वाला बचेगा। तो वही तो हुआ, मतलब क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं फिर से कंपेयर करना चाहता हूं, m वाले को m से, l वाले को l से और t वाले को t से। ठीक, तो चलो कंपेयर करते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। सबसे पहले m वाले को कंपेयर करते हैं। m वाला देखो, m वाला बन रहा है m⁻0 इज इक्वल टू m⁻y, है ना, तो यहां से क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 0। ये आ गई पहली काम की चीज कि y का ⁻0, देखेंगे बाद में, सोचते हैं फिर, ठीक है। अब l को करते हैं, l⁻0 इज इक्वल टू l⁻x प्लस z। देखो l⁻0, यहाँ पे l⁻x प्लस z, तो इसका मतलब हुआ 0 इज इक्वल टू x प्लस z, है ना, 0 इज इक्वल टू x प्लस z। तो चलो मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं, ये z प्लस z है, उसको इधर ले आता हूं, माइनस z हो जाएगा, है ना, तो इसका मतलब होगा x इज इक्वल टू माइनस z। अभी तो इसकी वैल्यू नहीं निकली, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के बराबर हो, मगर अभी निकल जाएगी। t⁻1 वाले को देखो, t⁻1 इज इक्वल टू t⁻−2z। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इज इक्वल टू -2z। तो z की वैल्यू क्या हो रही, देखो ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि -1/2 इज इक्वल टू z, या फिर z इज इक्वल टू -1/2। ये तो मतलब हुआ ना, इधर ले आओ तो उसका ये बराबर वो बराबर ये। यहाँ पे हम लोग को z की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे हम लोग को z की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो z इज इक्वल टू -1/2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -1/2, यानी कि 1/2। x की वैल्यू भी निकल गई, x की वैल्यू निकल गई 1/2। तो देखो तीनों की वैल्यू निकल गई, y x y z। चलो वैल्यू पुट करते हैं, वो फॉर्मूला कहाँ मिटा डाला, कोई बात नहीं, मिटा डाला हूं तो फिर से एक बार लिख लेता हूं। वो फॉर्मूला मेरा बन रहा था, यहां पे लिखता हूं,
क्या बन रहा था कि t इज इक्वल टू k इंटू एल टू दावर एक्स इंटू एम टू दावर वाई इंटू जी टू दावर जेड, ये बन रहा था। अब इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू रखता हूं, इसको मिटाता हूं। चलो एक्स वाई जेड की वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले t इज इक्वल टू k इंटू एल टू दावर एक्स, एक्स 1/2 है, 1/2 टू दी पावर में 1/2, ठीक। m टू दी पावर y, y 0 बराबर 0 और g टू दी पावर z यानी -1/2, -1/2, ठीक। चलो अच्छी बात है, ये बन गया t इज इक्वल टू, देखते हैं यहाँ पे k इंटू एल टू दावर 1/2, किसी के भी पावर 1/2, किसी के भी पावर 1/2, x टू दावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ x, है ना। याद आ रहा है? तो याद नहीं आ रहा फिर से मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। देखो हाँ भाई यही है, एक्स स्क्वायर, एक्स टू दावर 2 का मतलब एक्स स्क्वायर। अब 1/2 का मतलब स्क्वायर का उल्टा अंडर रूट, ठीक। तो मैं यहां लिख सकता हूं k इंटू एल अंडर रूट ऑफ एल, m टू दावर 0, किसी के भी पावर 0 मतलब वो 1। देखो यहां फिर से बता रहा हूं, x टू दावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी के भी पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो 1 है करके वैनिश हो गया, वो हट गया, ठीक। अब बचा क्या, g टू दावर -1/2। तो देखो किसी के भी पावर में x टू दावर -a ऐसा कुछ आएगा ना, इसका मतलब क्या हो रहा है 1/x टू दावर a, माइनस साइन है, -1, x टू दावर -1 मतलब x टू दावर -1 का मतलब 1/x, है ना, रेसिप्रोकल। तो ये भी माइनस साइन को हटा के मैं क्या करता हूं, नीचे ले आता हूं, इसको नीचे ले आता हूं, तो g टू दावर 1/2 बना, g टू दावर 1/2 बना, माइनस साइन को हटाया तो नीचे डिनोमिनेटर गया, है ना, रेसिप्रोकल हुआ। अब ये 1/2 का मतलब भी तो होता है कि अंडर रूट, तो ये बना t इज इक्वल टू k इंटू अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी, ये बन रहा है t इज इक्वल टू k इंटू अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी, ठीक। मैं क्या करता हूं, अंडर रूट को एक साथ ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा k इंटू अंडर रूट होल अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, ठीक। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। क्या बन गया, यही चीज को मैं यहां लिख देता हूं कि t इज इक्वल टू k इंटू अंडर रूट एल अपॉन जी। अब इसमें एक चीज समझना आप लोग, ये चीज ये है कि ये जो k जो है इसकी वैल्यू हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता करेंगे, मगर हमारा आंसर आ गया है ना, मगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सपेरिमेंटली k इज इक्वल टू 2 आता था, आएगा। हम लोग एक्सपेरिमेंटली बार बार उसी करके देखेंगे, हमको मास नाप लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम है ना, और लंबाई थ्रेड की नाप लिए और टाइम पीरियड भी नाप लिए, सब चीज। तो सिर्फ यही बचता है k की वैल्यू पता करना। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके 2 आ जाएगा उसका आंसर। तो ये पड़ता है t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। मगर हमारा आंसर यहीं आ गया ना, कोई बात नहीं, ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। अब एक चीज देखना, बहुत अच्छी सी चीज, यहाँ पे मास ऑफ द बॉब दिया था मगर वो हमारे फॉर्मूले में नहीं आया, हमारे फॉर्मूले में मास नहीं आया। इसका मतलब अगर कोई चीज जो डिपेंड नहीं करती किसी फॉर्मूले में, मगर हमने उसको ले लिया है, तो धीरे से अपने आप वेनिश हो जाएगा, अपने आप वहां से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस इसको खुद से कर देगा। हम डायमेंशन को एनालाइज कर रहे हैं, दोनों प्रकार के डायमेंशंस को। तो ये हुआ हमारा डिराइविंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस वाला जितनी चीज थी मैंने आज इसमें कंप्लीट कर दी। अब बचता है 2-3 चीज इस चैप्टर की, जिसका मैं अगले सेशन में आपको वीडियो दूंगा, जो कि है एरर एनालिसिस। एरर्स क्या होते हैं,
इससे रिलेटेड एक ही जगह में, एक ही वीडियो में उसको ट्राई करेंगे हम लोग कंप्लीट करने का। एक चीज जो बच गई है वो ये है कि लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डीए लिख दिया मैंने, इन डिराइविंग रिलेशन। मतलब क्या बंदिशें हैं, कहां पर आप डायमेंशनल एनालिसिस को डिराइविंग कर रिलेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, कहां पर, वो देख लेते हैं। एक फॉर्मूला देखो, F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। देखो इस फॉर्मूले का बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, जिसमें से ये जो G है ये एक प्रकार का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये जो G है इसका डायमेंशन होता है, ये डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं था, इसका डायमेंशन होता था, आप इसका यूनिट है तो डायमेंशन है ना, यूनिट देखना, इसका यूनिट होता था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन पर केजी स्क्वायर, ऐसा होता था। इसका यूनिट है तो डायमेंशन भी होगा, और डायमेंशन है तो फिर पूरा खेल बिगड़ जाएगा हमारा, है ना। वो क्या होगा, जो कंपेयर करते थे हम लोग LHS RHS को, तो K की वैल्यू जो यहाँ पे जाके बाद में G बननी है वो तो फिर पूरी चीजों को बिगाड़ देगी। ऐसी जगह में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस को नहीं यूज कर सकते। तो पहला मैं क्या बोल सकता हूं, पहला बोल सकता हूं कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डायमेंशन है, उसका डायमेंशन है तो हमारा लिमिटेशन है, ये एक प्रकार का, यहां पे हम लोग इस प्रकार से यूज नहीं कर सकते। और दूसरा टाइप का ये हो सकता है कि आप कभी देखेंगे, कभी कभी आप देखेंगे, जैसे एक फॉर्मूला लेता हूं कि वर्क डन का फॉर्मूला है ना, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, वर्क डन का जब मान लो मैं फॉर्मूला को डिराइव करना चाहूंगा तो फोर्स से डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, और एक और चीज पे डिपेंड करता है, बोलोगे आप, वो है थीटा, दोनों के बीच का एंगल बोलोगे ना। मगर अगर मैं कॉस थीटा को देखूं तो कॉस थीटा पे मुझे पता चलेगा कि कॉस थीटा की तो एक वैल्यू होती है, कॉस थीटा की एक वैल्यू होती है, कॉस थीटा की एक वैल्यू होती है, जैसे कि 1 से लेके 0 तक, 1 से लेके 0 तक कुछ वैल्यू होगी उसकी, है ना। ये वैल्यू देगा हमें, ये वैल्यू देगा हमें, मगर इसका जब हम लोग डिराइव करना चाहेंगे तो ये कॉस थीटा छुप जाएगा, क्योंकि उसमें तो बोलेगा कि वर्क डन फोर्स पे डिपेंड करता है और वर्क डन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, कॉस थीटा की तो वैल्यू है बोलेगा। तो ऐसी जगह में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू नहीं कर सकते। साथ ही इसी फॉर्मूले में मैं एक और चीज बताऊंगा, वो ये है कि थीटा जो है उसके बारे में हमने देखा था, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी थी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी थी। वर्क डन डिपेंड तो करता है थीटा पे, मगर थीटा का खुद का कोई डायमेंशन नहीं है, याद आ रहा है, थीटा का खुद का कोई डायमेंशन नहीं था, रेडियन यूनिट तो थी उसकी, ऐसा यूनिट तो थी थीटा की, मगर उसका कोई डायमेंशन नहीं था, है ना। MLT देखना, वहां पे एंगल का कुछ था क्या डायमेंशन, नहीं। इसका मतलब हम लोग इसके डिपेंडेंसी को शो नहीं कर पाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू, इस कारण से फिर से यहां पर हम इसे यूज नहीं कर सकते। क्या चीज के लिए, डिराइविंग रिलेशन। तो दो लिमिटेशन हुई, बेसिकली दो बोलोगे, तीन बोल सकते हो। पहला प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का अगर डायमेंशन है, हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे वो काम, क्या, डिराइव करने का डायमेंशनल एनालिसिस से। और अगर कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जो डिपेंडेंसी को भी शो करती है, जैसे थीटा डिपेंड तो करता है मगर उसकी वैल्यू वहां पे आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे मान लो कोई e टू द पावर माइनस v, है ना, ये एक्सपोनेंट है, ऊपर में मान लो v वेलोसिटी आ गई, है ना। तो इस प्रकार से कभी आएगा तो इसकी भी तो एक वैल्यू होती है, ऐसे प्रकार में इसकी भी कोई वैल्यू होती है, वैल्यू में हम लोग उसको शो नहीं कर पाएंगे,
वैल्यू में हम लोग उसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी मान लो वैल्यू आती है कुछ भी वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, ऐसा वैल्यू आएगा इसका। और ऐसी जगह में हम लोग लिमिटेशन हो जाएगा हमारा। डायमेंशनल एनालिसिस को हम लोग डिराइव करने के लिए, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन को डिराइव करने के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। ये हो गया हमारा लिमिटेशन। आज के लिए इतना ही। जैसे कि मैंने बोला था, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे एरर एनालिसिस। हैव अ नाइस डे।